नमस्कार, आप देख रहे हैं बीपी गंगा। मैं हूं स्नेहलता। लखनऊ से आई बड़ी खबर के साथ शुरुआत करते हैं, जहां आज ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी की तैयारियों को लेकर के एक अहम बैठक की खबर मिल रही है। अधिकारियों के साथ फाइनल मीटिंग करेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। कल इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में सीएम ने तैयारियों का जायजा लिया था और अब वो मीटिंग करेंगे। ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी से पहले आज रात सीएम आवास पर एक डिनर भी होगा। सीएम आवास पर मंत्रियों और अतिथियों का ये डिनर रखा गया है। तो कल बड़ा आयोजन, ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में पीएम मोदी शामिल होंगे, उद्घाटन करेंगे। तो देखिए, इन्हीं तैयारियों के मद्देनजर कल जायजा लिया मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने और आज रात एक डिनर पार्टी है, जिसमें तमाम अधिकारियों के साथ अतिथियों को बुलाया गया है। तो बड़ी खबर यह है कि तैयारियों का जायजा ले चुके हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। अब उनकी नजर है फाइनल टच पर। तो देखिए, तीसरी ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी का आयोजन 3 जून को लखनऊ में होगा। इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में होने वाले इस आयोजन में पीएम मोदी शामिल होंगे। वहीं इस सेरेमनी का उद्घाटन वो करेंगे। तीसरी ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी में 80,224 करोड़ के 1406 प्रोजेक्ट्स हैं जो शामिल हैं। करीब 5 लाख रोजगार जनरेट होगा, ये उम्मीद लगाई जा रही है। लिहाजा तैयारियां कैसी हैं, कौन कौन इसमें निवेश करेगा, हिस्सा लेगा, ये रिपोर्ट देखिए। रोजगार की बहार है, यूपी में विकास ही विकास है। उत्तर प्रदेश हर रोज तरक्की के नए आयाम गढ़ रहा है। सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ इस विकास के लिए दिन रात अग्रसर हैं। तभी तो प्रदेश में बम्पर रोजगार लाने की तैयारी चल रही है। तीसरी ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी के जरिए इस बार यूपी में 80,224 करोड़ के 1406 प्रोजेक्ट आने की संभावना है। इसमें 25% यानी 20,000 करोड़ के करीब निवेश डाटा सेंटर के क्षेत्र में होगा, जिससे करीब 5 लाख नए रोजगार जनरेट होंगे। कल शाम सीएम योगी ने लखनऊ के इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान पहुंचकर इसकी भव्यता की तैयारियां देखी। 3 जून को होने वाली इस सेरेमनी में खास मेहमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी होंगे, जो इस समारोह का उद्घाटन करेंगे। कुल निवेश के 73% पश्चिमांचल में, 12% पूर्वांचल में, 11% मध्यांचल में और 4% बुंदेलखंड में प्रोजेक्ट लगेंगे। आपको बता दें कि कुल 29 प्रोजेक्ट के लिए 500 करोड़ से अधिक का बजट रखा गया है। 52 प्रोजेक्ट के लिए 200 से 500 करोड़ से अधिक का बजट है। 112 प्रोजेक्ट के लिए 50 से 200 करोड़ के बीच का बजट होगा। 230 प्रोजेक्ट 10 से 50 करोड़ के बीच होंगे। इसके अलावा 972 प्रोजेक्ट 10 करोड़ से कम के होंगे। क्षेत्रों के हिसाब से अगर बात करें तो पश्चिमांचल क्षेत्र में 58,672 करोड़ के 865 प्रोजेक्ट लगेंगे। पूर्वांचल क्षेत्र में 9,617 करोड़ के 290 प्रोजेक्ट लगेंगे। मध्यांचल क्षेत्र में 8,997 करोड़ के 217 प्रोजेक्ट लगेंगे, जबकि बुंदेलखंड क्षेत्र में 2,938 करोड़ के 34 प्रोजेक्ट लगेंगे। तीसरी ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी इसलिए भी भव्य होगी क्योंकि बड़ी बड़ी कंपनियां यूपी में अपना निवेश करने आ रही हैं। इसमें अडानी समूह, माइक्रोसॉफ्ट इंडिया, रिलायंस इंडस्ट्रीज, हीरानंदानी समूह, बिरला ग्रुप, आईटीसी ग्रुप सहित कई इंटरनेशनल कंपनियों के चेयरमैन, सीईओ और निदेशक शामिल होंगे। लखनऊ से शैलेश अरोड़ा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। तो आइए थोड़ी चीजें समझते हैं। जहां निवेश की ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी है, क्या इसमें क्या क्या चीजें हैं, एलिमेंट्स क्या क्या है। तो देखिए, कुल 80,224 करोड़ की 1406 प्रोजेक्ट्स सामने आएंगे, ये संभावना जताई जा रही है। 25% यानी 20,000 करोड़ का निवेश डाटा सेंटर क्षेत्र में होगा। करीब 5 लाख नए रोजगार मिलने की संभावना है। इसके अलावा किसे कहां निवेश मिल सकता है, क्या संभावना है। तो देखिए, 73% जो है पश्चिमांचल में निवेश की संभावना है, 12% पूर्वांचल में निवेश, 11 मध्यांचल में निवेश, 4% बुंदेलखंड में निवेश संभव है। और देखिए, निवेश को अगर आप और नजदीक से देखें तो 29 प्रोजेक्ट हैं, 500 करोड़ का और या उससे अधिक का बजट है। 52 प्रोजेक्ट्स के लिए 200 से 500 से करोड़ जो अधिक है राशि, उसका बजट रखा गया है। 112 प्रोजेक्ट ऐसे हैं जिसके लिए 50 से 200 करोड़ के बीच का बजट हो सकता है।
230 प्रोजेक्ट्स ऐसे हैं जिनके लिए 10 से 50 करोड़ के बीच बजट हो सकता है। 972 प्रोजेक्ट्स के लिए 10 करोड़ से कम के बजट होंगे। अब आइए और भी डिटेल में समझें कि किस क्षेत्र के लिए कितने प्रोजेक्ट होंगे। तो पश्चिमांचल में 58,672 करोड़ के 865 प्रोजेक्ट्स हैं। पूर्वांचल क्षेत्र के लिए 9,617 करोड़ के 290 प्रोजेक्ट्स हैं। मध्यांचल क्षेत्र के लिए 8,997 करोड़ के 217 प्रोजेक्ट हैं और वहीं बुंदेलखंड में 2,938 करोड़ के 34 प्रोजेक्ट हैं। तो ये है बारीकियां इस ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी की। अगर क्षेत्र के वार आप बांट करके देखें तो कहां कहां कितना निवेश होना है, ये तमाम जानकारी सामने आ रही है। देखिए, बड़ी खबर मिल रही है। सीएम योगी कुछ ही देर में कानपुर के लिए रवाना होंगे। कानपुर देहात में राष्ट्रपति के गांव जाने का कार्यक्रम है सीएम योगी का, जहां कानपुर में राष्ट्रपति के आगमन की तैयारियां कैसी हैं, ये खुद जाकर के देखेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। कल राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद कानपुर आने वाले हैं। कानपुर देहात उनका पैतृक गांव, और वो अपने गांव में कल जाएंगे। उनके पैतृक गांव जाने के इस कार्यक्रम से पहले खबर ये आ रही है कि सीएम योगी वहां पहुंच करके तमाम तैयारियों का जायजा लेंगे, स्थलीय निरीक्षण करेंगे। तो राष्ट्रपति को कल पहुंचना है कानपुर देहात, और उससे पहले जानकारी आ रही है कि सीएम योगी कुछ ही देर में कानपुर के लिए रवाना हो जाएंगे। कानपुर देहात में उसी गांव जाएंगे जहां से राष्ट्रपति आते हैं, उनका पैतृक गांव। आगे बढ़ते हैं। यूपी में टैक्स फ्री हो सकती है फिल्म पृथ्वीराज चौहान। आज फिल्म के कलाकारों के साथ सीएम ये फिल्म देखेंगे। मंत्रियों के साथ लोक भवन में इस फिल्म की स्क्रीनिंग है। दरअसल इस फिल्म को आज लोक भवन में स्पेशल स्क्रीनिंग के जरिए देखा जाएगा, और इस वक्त एक्टर अक्षय कुमार, इसके अलावा एक्ट्रेस मानुषी चिल्लर, डायरेक्टर चंद्र प्रकाश द्विवेदी भी मौजूद रहेंगे। ये फिल्म कल यानी 3 जून को सिनेमाघर में रिलीज होगी, लेकिन उससे पहले लोक भवन के ऑडिटोरियम में इसकी स्पेशल स्क्रीनिंग रखी गई है, जहां मंत्रियों के साथ खुद सीएम योगी मौजूद रहेंगे, इस फिल्म को देखेंगे। और उम्मीद ये जताई जा रही है, कयास ये लगाए जा रहे हैं कि हो सकता है फिल्म देखने के बाद सीएम ये आदेश दें कि ये फिल्म सिनेमाघर में टैक्स फ्री हो सकती है, जो कि कल रिलीज हो रही है। मोदी सरकार के 8 साल की उपलब्धियों को बताने का सिलसिला जारी है। कल सीएम योगी और दोनों डिप्टी सीएम ने उपलब्धियां गिनाई, और आज राइट टू नेशन के कार्यक्रम के तहत यूपी में भाजपा सांसद और कई मंत्री अपने क्षेत्रों में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके 8 साल के कामकाज को गिनवाएंगे। दरअसल मोदी सरकार की उपलब्धियों को जनता तक पहुंचाने के लिए यूपी ने एक स्पेशल तैयारी की है, और बीजेपी की ओर से ये तैयारी है। इसके अलावा अब बूथ स्तर तक अभियान चलाया जाएगा। कहीं ना कहीं 2024 लोकसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर के यूपी की तरफ से ये पहल कही जा सकती है। और देखिए, यूपी में लोकसभा चुनाव के लिए जो नामांकन है उससे जुड़ी अपडेट आप तक पहुंचाएंगे। वहीं विधान परिषद चुनाव के लिए भी नामांकन आज से शुरू हो रहा है। भाजपा और सपा अपने अपने प्रत्याशियों के नाम का ऐलान करने वाले हैं। 13 सीटों पर 20 जून को मतदान होना है। उससे पहले कैसी तैयारियां हैं, ये रिपोर्ट देखिए। विधान परिषद चुनाव का दंगल, प्रत्याशियों पर पार्टियां कर रही मंथन। यूपी विधान परिषद चुनाव के लिए होने वाली 13 सीटों पर आज से नामांकन शुरू हो रहा है। सपा और भाजपा फिलहाल प्रत्याशियों पर मंथन कर रही है, और हो सकता है कि जल्द ही दोनों ही अपने अपने उम्मीदवारों की घोषणा कर दे। आपको बता दें कि सपा के 6, बसपा के 3, भाजपा के 2, कांग्रेस की 1 और सीएम योगी की सीटें खाली हुई हैं, जिन पर चुनाव होने वाले हैं, और इसमें से 4 सीटों पर समाजवादी पार्टी की जीत हो सकती है। कहा यह भी जा रहा है कि सपा अपने अलावा गठबंधन के एक सहयोगी दल के एक सदस्य को उम्मीदवार बना सकती है। इसके अलावा सपा के एक पूर्व एमएलसी को फिर से विधान परिषद में रिपीट किया जा सकता है, जबकि सपा ज्वाइन करने वाले एक बड़े नेता को भी विधान परिषद भेजने की चर्चा है। इसके अलावा अल्पसंख्यक समुदाय के एक नेता को भी पार्टी अपना उम्मीदवार बना सकती है। हालांकि सूत्रों के मुताबिक राज्यसभा की तरह विधान परिषद में भी सपा किसी भी यादव समाज के व्यक्ति को उम्मीदवार बनाने के पक्ष में नहीं है। अभी मौजूदा वक्त में विधान परिषद की 100 में से 67 सीटों पर भाजपा काबिज है। वहीं सपा के खाते में महज 17 सीटें बची हैं,
जिन 13 सदस्यों का कार्यकाल 6 जुलाई 2022 को खत्म हो रहा है, उसमें से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहले ही विधानसभा सदस्य चुने जाने के कारण इस्तीफा दे चुके हैं। उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य का भी विधान परिषद सदस्य के तौर पर कार्यकाल खत्म हो रहा है। इसके अलावा जगजीवन प्रसाद, बलराम यादव, डॉक्टर कमलेश कुमार पाठक, रणविजय सिंह, राम सुंदर दास निषाद, शत रुद्र प्रकाश, अतर सिंह राव, दिनेश चंद्रा, सुरेश कुमार कश्यप, दीपक सिंह और भूपेंद्र सिंह शामिल हैं। 20 जून को खाली हुई विधान परिषद की 13 सीटों पर चुनाव होंगे, जिसकी नामांकन प्रक्रिया आज से शुरू हो चुकी है, जबकि नामांकन की आखिरी तारीख 9 जून होगी। 10 जून को नामांकन पत्रों की जांच होगी तो 13 जून तक प्रत्याशी अपना नाम वापस ले सकेंगे। वहीं 20 जून को सुबह 9 बजे से शाम 4 बजे तक मतदान होगा। फिर उसी दिन शाम 5 बजे के बाद मतगणना होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। अगली खबर कानपुर से है। सिपाही की बेरहमी से हत्या के बाद सनसनी फैल गई। सिपाही की धारदार हथियार से हत्या की गई है। शव उसी के कमरे से मिला है। सिपाही की हत्या जिसकी की गई है उसका नाम बताया जा रहा है देश दीपक, जो फिरोजाबाद का रहने वाला। देश दीपक की 22 अप्रैल को ही शादी हुई थी। परिवार वालों ने सिपाही को फोन किया लेकिन फोन नहीं उठा तो इसकी जानकारी पुलिस को दी गई। जब पुलिस सिपाही के कमरे पहुंची तो उसका शव मिला, खून से लथपथ। अब इस मामले की जांच में पुलिस जुट गई है। तो देखिए, ये शादी का कार्ड है। जल्द ही शादी हुई थी और घर वालों ने फोन किया सिपाही को तो फोन नहीं उठा। ऐसे में जानकारी हासिल करने की कोशिश की। जब खुद पुलिस पहुंची तो सिपाही का शव मिला कमरे में। महोबा जिला अस्पताल में रिश्वत लेकर नकली खून चढ़ाए जाने का मामला अभी शांत नहीं हुआ था कि महिला जिला अस्पताल के विशेष नवजात देखभाल इकाई वार्ड के बेड में मौजूद चींटियों ने 3 दिन के नवजात को अपना निवाला बनाया और उसकी मौत हो गई। अस्पताल स्टाफ की लापरवाही से मासूम की मौत हो जाने के कारण परिवार ने जमकर हंगामा किया। तैनात डॉक्टर्स पर 6500 की रिश्वत लेने के गंभीर आरोप है। मामला सामने आने के बाद सीएमएस ने जांच के आदेश दिए। और कितनी बड़ी लापरवाही, आप अंदाजा लगाइए कैसी व्यवस्थाएं हैं। इतने सारे बजट को दिया जाता है ताकि आम लोगों के लिए स्वास्थ्य सुविधाएं ठीक हो सके, लेकिन वो तमाम चीजें कहां चली जाती हैं। एक नवजात की मौत आज के समय में चींटियों की वजह से हो सकती है, अव्यवस्थाओं की वजह से हो सकती है और आरोप लग रहे हैं 6500 की घूस का। इसका जिम्मेदार कौन है और इस पर भी यहाँ अभी जांच होनी है। होते ही खड़ी करी, जा बाहर निकल जा। आईसी रूम से मैं बाहर निकल गई। मैं गेट के बाहर खड़ी रही थोड़ी देर। मैंने कही दीदी देख तो लो, कम से कम कितना बुखार चढ़ा देख लो। नहीं देखा उसने, भी परी रही, औंधी परी थी। कल सुबह आया मैं, जब देखा तो बच्चा सही था, वो अच्छा था। उसके देखे कपड़े में इतनी चींटियाँ थी कि बहुत चींटी थी। कल भी कहा था उसके भाई ये चींटियाँ बदल दो, कपड़ा बदल दो, दूसरा लो। इनने कुछ नहीं किया, वो चींटियाँ ऐसी पा दिया। अभी भी चींटियाँ, बच्चा खत्म हो गया, फिर भी चींटियाँ थी उसमें, अभी दिखाया था मैंने। हम आए हैं, सुना है कि बच्चा खत्म हो गया। हम आए दौड़ते तो हम देखे कि बच्चे के कपड़े में बहुत सारी चींटियाँ थी। हमने कही भी है कि देखो चींटियों ने, तो उसने मेरे आंखों के सामने चींटियाँ मार मार के कहाँ है ऐसे हिला दिया ये कपड़ा। परिवार का आरोप है कि बच्चे के शरीर में बहुत सारी चींटियाँ चिपकी नहीं और इसी की वजह से उसकी मौत हुई है। कहाँ तक ये सही है? नहीं, तो चींटियाँ अभी एसएनसीयू में इतने बच्चे हैं तो सब वो ना हो, वो तो वो बाहर लेते रहे, तौलिया में उनके में होंगे, खाना आना लगाते रहे होंगे। नहीं, वो बहुत सीरियस था। उनको कहा जा रहा था कि झांसी ले जाओ, वो ले नहीं गए, कहीं कि हम छतरपुर ले जाएंगे। और डॉक्टर साहब का ही कहना था कि ऑक्सीजन हटाते ही वो डेथ कर जाएगा। तो उनको जब रेफर किए तो छतरपुर ले जाने के लिए तैयार थे। परिजन का सर आरोप है कि उस पे बच्चे पे जो है चींटियां लगी थी, वो प्रशासन की तरफ नहीं चींटियां, अस्पताल प्रशासन उस पर ध्यान नहीं दिया। कहीं उसी इक्वेटर में चींटियां नहीं है। देखिए अभी उसमें 20-25 बच्चे भर्ती हैं, चींटी कहीं नहीं। ग्रेटर नोएडा में 12 घंटे में 2 मुठभेड़ हुई है। पुलिस ने ग्रेटर नोएडा में बीटा 2 इलाके से मुठभेड़ के दौरान एक बदमाश को गिरफ्तार किया है, जो टॉप 10 बदमाशों में शुमार है। पकड़े गए बदमाश पर 25,000 का इनाम था। 2 दर्जन मामले दर्ज हैं। 4 साल पहले बदमाश को पुलिस को चकमा देकर यह बदमाश फरार हो गया था। इसके बाद पुलिस को उसकी तलाश थी। अब बदमाश के पास से तमंचा भी बरामद हुआ है। ये बदमाश बुलंदशहर पुलिस को भी चकमा दे चुका था, तो वहां पे भी उसकी तलाश थी। अब जाकर के बीटा 2 से धरपकड़ में कामयाबी मिली। दिल्ली के पास गौतम बुद्ध नगर के ग्रेटर नोएडा में पुलिस और बदमाश के बीच मुठभेड़ हुई है। मुठभेड़ के दौरान एक बदमाश को पुलिस की गोली लगी है और जबकि दूसरे बदमाश
को सर्च ऑपरेशन के बाद गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस ने एक तमंचा और कारतूस बरामद किया है। बदमाश का नाम सूरज है और इसकी तलाश काफी लंबे वक्त से थी। पुलिस को उस पर 80 लाख रुपए के मोबाइल डिस्प्ले चोरी करने का आरोप है। इकोटेक सत्ता मलिक अपनी टीम के साथ चेकिंग कर रही थी। एक मोटरसाइकिल काले रंग की आते हुए दिखाई दी। उन्होंने रोकने का प्रयास किया तो उसने पुलिस पार्टी को धक्का दे करके आगे बढ़ा और वो चूहड़पुर जो सर्विस रोड है उस तरफ गया। पुलिस पार्टी ने जब दूसरे तरफ से उसकी घेराबंदी की तो उसने पुलिस पार्टी पर फायरिंग की। जवाबी कार्रवाई में काउंटर एक्सचेंज में एक बदमाश के पैर में गोली लगी है, जिसका नाम सागर शूटर है, जो पूर्व से थाना इकोटेक 1 से लगभग 80 लाख के मोबाइल डिस्प्ले की चोरी में वांछित चल रहा था। मुजफ्फरनगर में 24 घंटे में पुलिस और बदमाश के बीच मुठभेड़ हो गई और इसमें एक बदमाश को गोली लग गई। पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया इस बदमाश को और पुलिस के मुताबिक चेकिंग के दौरान 2 बदमाश बाइक पर आते दिखे और देखते ही वो भागने लगे। पुलिस ने उन पर फायरिंग की, जिसके बाद पुलिस ने भी इन्हें धर दबोचा है। पुलिस को बदमाश के पास एक तमंचा भी मिला है। रुड़की चुंगी जो हमारी पुलिस चौकी है थाना कोतवाली की, वहाँ पर पुलिस लगातार चेकिंग कर रही थी। तभी 2 बदमाश मोटरसाइकिल पर आते दिखाई दिए। पुलिस ने जैसे ही रोकने का उनको इशारा किया तो नहीं रुके। पुलिस ने पीछा किया। अपने आप को गिरता हुआ देखकर उन बदमाशों ने तुरंत पुलिस के ऊपर फायर कर दिया, जिससे पुलिस ने जो जवाबी फायरिंग की उसमें एक बदमाश को गोली लगी पैर में। और इसका जो दूसरा साथी था वो यहाँ पे चूंकि चारों तरफ खेत हैं तो वहाँ से मौके का फायदा उठा के फरार हो गया है। और इसके पास से एक बिना नंबर की बाइक, एक अवैध तमंचा और कुछ जिंदा कारतूस और खोखा कारतूस वो बरामद हुए। मुरादाबाद में मुठभेड़ के दौरान पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। मुरादाबाद के कटघर थाना क्षेत्र में मुठभेड़ के दौरान पुलिस की गोली लगने से 25,000 का इनामी गैंगस्टर घायल हो गया है। वहीं मुठभेड़ के दौरान ड्यूटी पर तैनात एक सिपाही के भी घायल होने की खबर है। मुठभेड़ के दौरान गैंगस्टर का एक साथी भाग निकला। पुलिस को गिरफ्तार किए गए बदमाश के पास से अवैध तमंचा मिला है। पकड़े गए बदमाश का नाम शहजाद है। 25,000 का इनाम है इस पर मिल रही है प्रयागराज से। दिन दहाड़े बमबाजी की घटना का वीडियो सामने आया है। वायरल वीडियो कल का बताया जा रहा है। आरोप यह है कि बाइक सवार 3 बदमाशों ने देसी बम फोड़े हैं, जिसके बाद चारों तरफ धुआं ही धुआं हो गया। इसके बाद वो मौके से फरार हो गए। हालांकि बम फोड़ने की घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद है। अब पुलिस इन बदमाशों की तलाश में जुटी हुई है। ये देखिए किस तरीके से ये बिजी इलाका है। बदमाश आते हैं और चलते फिरते ट्रैफिक के बीच में 3 देसी बम फोड़ करके चले जाते हैं और उसके बाद आप देखिए उठता धुआं। हालांकि पास में सीसीटीवी था और उसमें ये तस्वीरें कैद हो गईं, लेकिन अब तलाश की जा रही है इन बदमाशों की कि कौन है जो चलते फिरते ट्रैफिक में बीच सड़क पर 3 देसी बम फोड़ करके देखिए चलते चले जा रहे हैं। अगली खबर एटा से है। गैंगस्टर एक्ट में फरार चल रहे पूर्व सपा विधायक रामेश्वर सिंह यादव और छोटे भाई जोगेंद्र सिंह यादव के घर पर पुलिस ने छापा मारा। भारी पुलिस फोर्स के साथ पहुंचे ऑफिसर्स ने दोनों भाइयों के घर पर छापा मारा, जिनमें दोनों ही नहीं मिले। इसके बाद वहां गिरफ्तारी का अधिपत्र धारा 82 का नोटिस घर के गेट पर चस्पा कर दिया गया। मुनादी करा दी गई। खबर पीलीभीत से है। पीलीभीत में स्मैक तस्कर पर पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करी है, जहां स्मैक तस्कर सीमा पांडे की करोड़ों की संपत्ति कुर्क कर दी गई। मजिस्ट्रेट की मौजूदगी में पुलिस ने यह कार्रवाई की है। आपको बताया कि सीमा पांडे ने स्मैक की तस्करी करके करोड़ों की संपत्ति बना रखी थी। पूरनपुर कोतवाली के साहूकारा मोहल्ले की प्रॉपर्टी सीज की गई और उसी की कार्रवाई की तस्वीरें हैं। सीमा पांडे के द्वारा अवैध नशीली दवाइयां, ड्रग्स, स्मैक को बेचकर अवैध रूप से धन कमाकर जगह जगह पर विभिन्न प्रकार की संपत्ति अर्जित की है। जिला मजिस्ट्रेट महोदय द्वारा उन सभी संपत्तियों को अंतर्गत धारा 14A के अंतर्गत कुर्क कर दिया गया। नशीली क्वीन भाभी के नाम से पूरे पूरनपुर क्षेत्र में प्रसिद्ध थी, ड्रग्स का कारोबार करती थी। उनकी पुलिस अधीक्षक महोदय की रिपोर्ट के आधार पर जिला मजिस्ट्रेट महोदय द्वारा सीमा पांडे के द्वारा अवैध नशीली दवाइयां, ड्रग्स, स्मैक को थाना पूरनपुर क्षेत्र में नशे का कारोबार करने वाली कुख्यात महिला जिसका नाम सीमा पांडे और भाभी
है कि लगभग 3 करोड़ 8 लाख की संपत्ति कुर्क की गई है। यह कार्रवाई नशे का कारोबार के तहत उसके द्वारा जो अवैध संपत्ति अर्जित की गई थी उसके अंतर्गत की गई है। खबर महोबा से है। आग का कहर देखने को मिला। शॉर्ट सर्किट की वजह से 3 दुकानों में आग लग गई। जैसे ही आग की सूचना दमकल दस्ते को दी गई, मौके पर पहुंचकर उसने आग पर काबू पाया। लेकिन इस दरमियान आग का तांडव और इसकी जद में आई 3 दुकानों की ये तस्वीरें देख रहे हैं आप। आग पर जब तक काबू पाया जाता 3 दुकानें जल करके खाक हो चुकी थीं। महोबा की ये तस्वीर देखिए। 3 दुकानें बैक टू बैक किस तरीके से जद में आती चली गईं और जब तक आग को बुझाया गया, तीनों दुकानों में रखा सामान जल करके खाक हो गया। कानपुर में एक्सीडेंट कर भाग रहे ड्राइवर से पब्लिक ने मारपीट की। इसके बाद से ट्रक से भी तोड़फोड़ की खबर और तस्वीरें आई हैं। पूरा मामला कल्याणपुर थाना क्षेत्र के बगिया क्रॉसिंग का है। ट्रक ड्राइवर एक्सीडेंट कर भागने की कोशिश कर रहा था। ट्रक में तोड़फोड़ करने वाले 4 युवकों को कल्याणपुर पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।